हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, होना भी चाहिए। स्वास्थ्य सबसे पहले ज़रूरी है। कर रहे होंगे आप अपने सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन। और उसी सीक्वेंस में आज एक नई क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हिंदी को डिस्कस करेंगे, हिंदी का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और ये पीवाईक्यूज आपका 2019 का पेपर है। और आप जानते ही हैं कि हम लोग ओरिजिनल पेपर को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या है ना कि ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करने से एक बात तय हो जाती है कि पेपर का जो मूड है या नेचर है वो ऐसा ही होगा। ऐसा ही सेम पेपर मुझे देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और एनालिसिस बिल्कुल सटीक होगी, जिससे कि आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। दूसरा, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट सीडीपी क्वेश्चन सीरीज़ करी हुई है और उसका भी पार्ट 1 डिस्कस हुआ है। तो बेटा जो लोग नहीं देख रहे हैं वो प्लीज़ उसको देखना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं 14 दिसंबर तक उसकी सीरीज़ कंटिन्यू करता रहूँगा। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं सीडीपी का टोटल क्वेश्चंस वहाँ से दे पाऊँ, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है कि आपको पेडागोजी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सच में नहीं होगी। लेकिन ये तभी संभव है जब आपका कह सकते हो कि पार्टिसिपेट करना या कंट्रीब्यूशन आपका फुल होगा, 100% होगा। हमारे अकेले करने से क्या होगा भाई, मैं तो आगे क्लास कर दूंगा लेकिन पढ़ना तो आप ही को है ना। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। लेकिन फिर वही छोटा सा काम, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत लाइक करने में कंजूसी करते हो। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कर दीजिएगा, वायरल कीजिए वीडियो को। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ सीटेट हम नहीं पढ़ेंगे। सीटेट की परीक्षा के बाद आपको बहुत ऐसा कुछ इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है जो आपको पेड करने के बाद भी नहीं मिलता है। ठीक है, सो कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, साथ जुड़ें, शेयर करें। करते हैं आज की अपनी क्लास को, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आज के पेपर में हम लोग हिंदी को करने वाले हैं और हिंदी को थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बेटा कि हम लोग ना हिंदी फर्स्ट को आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, हिंदी फर्स्ट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड भी करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। जिनका हिंदी फर्स्ट है वो हिंदी कैसे उनको करनी है ये चीज़ वो देख लेंगे, समझ लेंगे, है ना। और ये तो भाषा है, पेडागोजी में कोई फ़र्क नहीं होता है। दूसरी बात देखेंगे कि बेटा जिनको हिंदी में पूरे के पूरे नंबर चाहिए ना, वैसे लास्ट टाइम में सबको ही पूरे के पूरे चाहिए होंगे, लेकिन अगर पूरे के पूरे चाहिए तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। कम से कम 30 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने में बेटा थोड़ा सा वक्त तो जाता ही है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकता। ठीक है, और साथ में चीज़ें मैं वो भी बताता हूँ, जैसे कि पैसेज को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे कि ये आपका हिंदी फर्स्ट है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले पैसेज आ चुका है। तो होता क्या है कि सीटेट की परीक्षा में आपके पास 2 पैसेज होंगे और दोनों में से दोनों मिल के टोटल आपके लगभग 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 नंबर्स का होता है। बाकी की 15 नंबर की आपके पास पेडागोजी आपको मिलेगी। अब बात आ जाती है कि पैसेज को करें कैसे सर, बड़ी समस्या होती है ना। तो सबसे पहले मैं बता भी चुका हूँ आपको, सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देख लें, है ना। वो भी सरसरी निगाह से आपको देखना है क्वेश्चंस को। ऐसा मत देखिएगा कि सबको 1 बाय 1 आपको रीड नहीं करना है, आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे। इसके बाद हम लोग पैसेज को जब पढ़ेंगे तो बेनिफिट ये होता है कि क्वेश्चंस में जो कुछ भी पूछा गया होता है ना, वो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। तो पैसेज में कहीं कुछ वैसा दिखता है ना, तो हम उसको हाईलाइट कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और आज का पैसेज बच्चा बहुत मस्त है, बहुत प्यारा है, वो हम सब पर ही जाता है। मैं शिक्षक और आप शिक्षक होने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज शिक्षक की भूमिका
कैसी है उस पर बात हो रही है। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रह गई, वह तो मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थी की सहभागिता को सही दिशा में प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि कैसे एक शिक्षक काम करता है और खासकर लैंग्वेज टीचर कैसे बिहेव करेगा। तो भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, मतलब भर भर के आता था ये सब, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। युग चेतना का मतलब है जो उसकी चेतना या उसके अनुसार ये उसके जो थॉट्स थे, या कह सकते हो कि कविता का जो केंद्रीय भाव था। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है। शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है, क्योंकि पैसेज पढ़ने के बाद अगर उसका मीनिंग ना पता चला तो पैसेज पढ़ने का मतलब ही क्या है। इतना इत्मीनान रख के पढ़िए ना कि ऊपर जो पढ़ चुके हैं वो सारा मैटर डिटेल्ड आपके दिमाग में बना हो। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक विधा में परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत ढांचे का अनुपालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थी के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इसे खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। ठीक है, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, पहले हमने अभी पढ़ा था कि जो पहले की कविताएं होती थी, है ना, उसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मध्यकालीन कविता होती थी उसमें अलंकार, छंद, विधान, तुक, इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, किंतु आज लय और प्रवाह की महत्ता है। मतलब देख लो, उत्तर अपने आप मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है, और पैसे से हटके कोई बात आपको करनी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। अच्छा, अब बात को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि क्या हो सकती है। तो देखिए, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, जो कथा में कैरेक्टर हैं जिनका चित्रात्मक या विस्तृत वर्णन किया गया है। पल्लवन का मतलब है उनके बारे में सोचना, समझना और उनके बारे में लेखन करना, और वो भी तर्क संगत अपने विचारों के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो मूल्यांकन के बारे में जो सत्य नहीं है हमको वो बताना है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखेंगे हम। तो मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है। देखिए, रटंत का अंत करना, जी बिल्कुल। मूल्यांकन रोट लर्निंग का विरोध करता है, ये तो उसका सही कथन होगा। इसका निश्चित ढांचा होता है। ओहो, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। यह सीखने की ही एक विधि है। तो यह सीखने की ही एक विधि है। तो देखिए, दो चीजें उत्तर नहीं बनाएंगी, क्योंकि मूल्यांकन के बारे में जो सत्य नहीं है वो बताना है, और फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही सत्य हैं मुझे लग रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनमें से सेकंड और थर्ड में से कौन सा बेहतर है। तो उत्तर पहले से ही निर्धारित नहीं होते, तो ये भी आपका सत्य है।
मूल्यांकन में, क्योंकि उत्तर पहले से निर्धारित इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसका निश्चित ढांचा होता है? जी बिल्कुल नहीं, इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, क्योंकि ये मानक संदर्भों पे काम नहीं करेगा। ठीक है, परिवर्तनशील होगा और वर्तमान स्थितियों को देख करके संपूर्ण मूल्यांकन तभी हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ना, इस वजह से। 94 को देखेंगे, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? अच्छा, तो अब हमको बताना है जो शेष से भिन्न है समास की दृष्टि से। देखिए, भाषा शिक्षण, युग चेतना, अर्थ ग्रहण करना और दिन प्रतिदिन। अब आप समझिएगा कि समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है, तो दिन प्रतिदिन ये आपका भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि इसमें समास पाया जाएगा जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब ये होता है जिन दो शब्दों, दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं, दोनों के बीच एक योजक चिन्ह होता है। आप समझने के लिए ये कह सकते हो कि दोनों एज अ पेयर लिखे जाएंगे। तो भाषा शिक्षण, युग चेतना, अर्थ ग्रहण करना वो नहीं आएगा, आपका दिन प्रतिदिन इसका सही उत्तर बनता है। 95 नंबर आप देखेंगे। बेटा कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मन तो होता है लेकिन समय का भी ख्याल रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। ओ कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है, मतलब विद्यार्थी के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया। तो सरल है, शिक्षार्थी और छात्र, और क्या कर सकते हो। 96 को देखेंगे, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ? यार एक सह मिलेगा और दूसरा ता मिलेगा। 96 में यही तो हो सकता है, सह मिलेगा और ता मिलेगा, सहभागिता हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग आपका पहले आता है मुख्य शब्द से और प्रत्यय आपका मुख्य शब्द के बाद आता है। 97 में आएंगे, कहने के अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है समसामयिक, मतलब करंट। ठीक है, 98 में आएंगे, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो आज इसमें उस क्वेश्चन को ऑप्शन बनाना है जो शिक्षक की भूमिका के लिए आज सत्य नहीं, मतलब आधुनिक शिक्षक के लिए सत्य नहीं। देखिए, शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं, तो आधुनिक शिक्षक की तो बात करी जा रही है इस लाइन में। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, तो देखिएगा परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए, आज का शिक्षक परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ चुका है, तभी तो वो आधुनिक है ना। सो 98 का सेकंड बन जाएगा, बाकी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे पढ़ने की। 99 देखेंगे, शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा करी गई है? तो जो पाठ संगत हो, आपने पैसेज में ऐसा पढ़ा था, है ना। पाठ पढ़ते समय, पैसेज को पढ़ते समय कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो उभर के आते हैं, जिनको समझाने की बड़ी ज़रूरत होती है, और अगर वो चीज़ें बच्चा ना समझ पाए या ना समझे तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो पाठ के भीतर से उभरने वाली जो विधा होगी, जो मुख्य तथ्य हैं उससे संबंधित संदर्भित है, तो ऐसे चीज़ों को अगर आप नहीं समझाएंगे तो फिर शिक्षक होने का कोई अर्थ नहीं है ना। और इसके कारण आपका बच्चा उस कहानी, पैसेज, कविता का मूल भाव नहीं समझ पाएगा। ठीक है, सो इतना तो करना ही करना है हमको है। अब बात कर लेते हैं, एक काव्यांश दिया गया है, देखिएगा 100 से 105 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं और 10 क्वेश्चन आपको ऊपर मिल चुके हैं, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन का काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। कह रहे हैं, पहले तो आप समझ लो कि ये जो कविता है, ये पूरी की पूरी कविता है, ये शाम का किसान एक टाइटल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके राइटर हैं, और वो उन्होंने बड़ा ही चर्चित टाइटल रखा है, शाम का किसान। शाम का किसान इन द सेंस कि सांझ होने पर किसान की जो जीवन होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, मतलब कह सकते हो कि सादृश्यतया उसका अर्थ बताने की कोशिश करी है, उसका
चित्रण करने की कोशिश करिए कि शाम का किसान कैसा होता है ना। और किसान के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, संघर्ष है, उनके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर, जानते हो किसान अपने सिर में एक साफा सा बांध के रखते हैं, तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका केंद्रीय भाव बता देता हूँ। जानते हो क्या है कि जैसे सांझ होती थी तो किसान अपने खेतों पे काम कर रहा होता है, तो जैसे ही शाम होती है तो एक तो उसके सिर पे साफा बंधा होता है ना, और शाम होती है वो चिलम खींचने काम करता है। तो चिलम की आग को और पलाश की आग को, दोनों में ये अंतर कराया गया है, मतलब ये तुलना करी गई है कि जब चिलम को खींचते हैं तो जिस तरह से वो धधकती है जैसे कि वो पलाश के फूलों का बगीचा हो। पलाश का फूल जो होता है वो उत्तराखंड साइड में मतलब बहुत मतलब रेड कलर का होता है। जब ये बहुत घने हों, अगर ये एक पास खड़े हों तो लगता ऐसा है जैसे आग लगी हो पहाड़ों में। सांझ के समय ऐसा नजर आएगा जैसे आग कहीं लग गई हो, धधक रही हो। ठीक है, और उसी संदर्भ में इसको समझाया जा रहा है, लेकिन रेफरेंस किसका लिया जा रहा है? पहाड़ का। ठीक है, अब समझते हैं इसको, बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे नहीं तो टाइम जाएगा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। भेड़ों के गल्ला सा मतलब भेड़ों के झुंड सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया है। कहने का मतलब घर चलना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि, बताओ भाई। पलाश का वन, मैंने आपको अभी जैसे बताया कि पलाश का जो वन होता है वो अंगीठी जैसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि खिले पलाश के वन जो होते हैं वो आग के समान ही दिखाई देते हैं, जैसे आग धधक रही हो, है ना, कोयले की आग। ठीक है, इसलिए उसको अंगीठी से तुलना करा दी गई। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है ना, तो 101 में क्या उत्तर बन सकता है? अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, अंधकार के सिमट कर बैठकर होने के कारण का मतलब है कि सूर्यास्त तो होने की स्थिति में है लेकिन अभी हुआ नहीं है, कह सकते हो सांझ हुई है। ठीक है, 102 में आएंगे। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है ना, तो सुनते हो की आवाज। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने के कारण मतलब ये है कि जैसे ही आवाज आई, अजी सुनते हो, तो किसान को लगता है कि उसकी घरवाली ने उसको आवाज दिया है, तो उसके डर में या उसके रेस्पेक्ट में अपनी चिलम की आग को उसने तुरंत बुझाया। ठीक है, सिमटा है बैठों के गल्ले सा, किस विकल्प में सही शब्द? गल्ला के समानार्थी। देखिए भैया, गल्ला के समानार्थी बताना है, मतलब पर्याय कह सकते हो बताना है, तो देखिएगा रेवड़ झुंड भीड़ रेला, ये आपका बन जाएगा। अब देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि दर्शक शब्द यूज कर दिया गया, नहीं बनेगा। सेकंड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि गोदाम है, माल शब्द यूज कर दिया गया है ना। और फोर्थ वाला आपका नहीं बनेगा। सब कुछ तो ठीक है, रेलम पेल और ये सब कुछ झुटमुट छुरमुट नहीं हो सकता है, भगदड़ आपकी नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से आपका थर्ड बनेगा। कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, एक है अंधकार, दूसरा है अंधेरा, और दोनों के संबंध में बताना है कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। आप जानते हो क्या है, कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक व्याकरणिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये। तो देखिएगा अंधकार और अंधेरा, अंधेरा चांद, तो दूसरा शब्द जो है आपका तद्भव है। सो तद्भव तत्सम तो आपको आने चाहिए, आते ही होंगे। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द के मूल शब्द होते हैं, तद्भव वे होते हैं जो थोड़ा सा विकृत होते हैं। 105 में आएंगे। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? ठीक है, 105 में देखेंगे मोर की आवाज करते हैं। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जाता है? तो वो होता है मोर की आवाज। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस को,
बाकी की 50% पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कॉम्प्रिहेंशन में, है ना। अब पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। पेडागोजी क्या होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे। ये बेटा पेपर 2 है, ठीक है। अब ऐसा कीजिएगा पेपर 1 वाले भी इसको देखें, ये ना समझें कि उनके लिए ये लायक की चीज़ नहीं है। 106 में कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक स्तर नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर है, इसलिए इसका उत्तर जो बनेगा वो आगमन विधि बनेगा, है ना। और यही सबसे यहाँ पर बेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि आगमन विधि जो होती है, कह रहे हैं ना कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने की बात कर रहे हैं और उपयोगी होने की बात कर रहे हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है कि एग्जाम्पल के थ्रू नियम की पुष्टि करी जाती है ना। 107 में आएंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो देखिएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये तो उच्च प्राथमिक में जरूर होगा। बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ये भी होगा। साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास करना, जी बिल्कुल होगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर बनेगा कि भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ठीक है। 108 में आएंगे कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है। बिल्कुल उद्देश्य है भाई, नहीं है तो कोई मतलब नहीं हो, एकमात्र कहना ठीक नहीं है। 109 में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में बच्चा एक ही मात्र विकल्प बेस्ट होता है करने का कि आप इसके विकल्पों को ऊपर रखिए और उसको चेक कीजिए, इससे आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि साहित्य समृद्धि का विकास, साहित्य समृद्धि का भाषा नहीं, ये लगाइए मिलेगा, भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि जो भाषिक समृद्धि है उसका साहित्य और अन्य विषयगत जो शिक्षण युक्ति हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाएगा, तो भाषा और ज़्यादा विकसित होगी और मजबूत होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपका 1110 पे आएंगे। ये देखिएगा 110 नंबर है। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। अब देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है, जो औचित्य नहीं है वो बताना है, जो सही नहीं है वो बताना है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बताना है। तो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसका सही उत्तर बन जाएगा कि हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को क्या करना था, शांत करना। मतलब इसलिए आप हिंदी भाषा में चीज़ों को शामिल कर लेंगे ताकि लोकल के लोगों का आक्रोश है, जी नहीं, ऐसा नहीं किया जाना है, ठीक है। 111 नंबर देखेंगे, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त क्या हो सकता है। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त देखिए, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि पैदा करनी है, भाषा ज्ञान में वृद्धि भी करनी है, तो पाठ्यपुस्तक के अलावा क्या चीज़ें शामिल करी जाएं। तो बड़ा सिंपल है यार, कुछ न करो और आप पठन सामग्री विकसित की जाए। पठन सामग्री विकसित करने का मतलब ये है कि आप बच्चों को समाचार पत्र, पोस्टर बनवाने और पढ़वाने का काम कर सकते हैं। पर्टिकुलर सिलेबस से बाहर की कोई एक बुक अगर आपको ठीक लग जाती है जो भाषा के समृद्ध में सहायक हो, वो यूज़ कर सकते हैं। पाठ्य सहगा में क्रियाएं कर सकते हैं, भाषण और लेखन, कहानी सुनना सुनाने का काम करा सकते हैं। तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी होगा और उनकी भाषा समृद्धि भी होगी। तो ये एक अतिरिक्त मतलब एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा थिंग हो जाएगी जो लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करेगी। 112 में आएंगे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है।
ध्यान दीजिएगा, बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है, ठीक है, तो वो आपका चौथा बनेगा, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करना है। ठीक, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करना है। देखिए, जब आप अपने शब्दों में किसी चीज को प्रस्तुत करते हो तो सिंपल है कि आपके अपने शब्द होंगे, अपने तथ्य होंगे, है ना, चिंतन के फलस्वरूप ही उन शब्दों का आपने निर्माण किया होगा। तो ऐसा बहुत कुछ है जो आपने यहाँ पे करना है आपको। तो इससे क्या होगा कि भाषा कौशल का आकलन भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1.1.13 में। देखिए यहाँ पर जो पैडागोजी में देख रहा हूँ जिस तरह की है, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपके एनालिसिस कहीं से वीक है, आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो संभव है कि उसका उत्तर आप उतनी आसानी से ना देख सकें और हो सकता है कि वो उसका उत्तर गलत भी हो जाए। ठीक है, आएंगे भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो समृद्ध भाषा परिवेश। ओके, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, समृद्ध भाषा परिवेश। आपका एक हेल्दी लैंग्वेज एनवायरनमेंट अगर क्रिएट होता है तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें और उन्हें प्रयोग करने के अधिकांश अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये ठीक होगा। फिर 115 नंबर को देखेंगे, कह रहे हैं कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई महसूस करती है। तो सिंपल है यार, देखो अगर लिखने में कठिनाई महसूस हो रही है तो उसको डिस्ग्राफिया है फिर। ठीक है, ये राइटिंग डिसेबिलिटी होती है डिस्ग्राफिया, और डिसलेक्सिया जो होती है वो रीडिंग डिसेबिलिटी है, और डिसकैलकुलिया जो होती है वो आपकी मैथ्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम बच्चे को होती है वहाँ पर होती है। 116 नंबर को हम लोग देखेंगे, ये इस रो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक क्या चीज़ होती है। आपके पास ऑप्शंस लिखे हुए हैं और आपको तय करना है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों को पहचान कराने में सबसे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है। तो वो होगा सेकंड ऑप्शन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ठीक है, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ठीक है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, तो वो होता है आपका व्याकरण। भाषा सीखने और अर्जित करने में व्याकरण का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं इसको वापस टिक कर रहा हूं, ये देखिएगा, व्याकरण की विशेष कोई भूमिका नहीं होती। देखिए भाषाई परिवेश जरूरी है, यहीं से तो हम भाषा सीखेंगे। स्वाभाविकता मतलब नेचुरली आपके अंदर ऐसी प्रेजेंस हो कि आप लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें, सीखें, उस पर काम करें। सहजता मतलब समझते ही हो, सहजता का मतलब होता है हम्बलिटी, है ना, विनम्रता, भाषा को लेकर के उतना आपका सहज होना, सरलता से सीखना और इस पे इंटरेस्ट का होना। ठीक है, 118 नंबर कह रहे हैं, बहुत प्यारा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा पढ़ के। देखिएगा, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। कितनी प्यारी बात करिए कि स्त्री को हमारे समाज में सौंदर्य का क्या मानते हैं, इमेज है, प्रतिमान है। तो स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, है ना। मतलब ये है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक हम बच्चों के बीच देंगे
तो इससे ये पता चल रहा है कि हम स्त्री के संबंध में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श होगा, निष्कर्ष निकलेगा और पता चलेगा कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है और उसका मतलब उसकी केंद्रीय भूमिका कहाँ तक है समाज में, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो स्त्री को लेकर के अनुचित हैं। 119 नंबर को देखेंगे कि पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी। जैसा वाक्य आया, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द बनाने हैं और इस प्रश्न का स्वरूप पोषित करता है। अच्छा, मतलब ऊपर वाला टास्क जो है शिक्षक द्वारा दिया गया है और इस तरीके के प्रश्न करना किसकी ओर इंगित करता है। तो सिंपल है कि संदर्भ में व्याकरण की बात आ रही है कि पैसेज के अंतर्गत ठिठियाकर हंसना, ठिठियाना शब्द आ गया, ठीक है। टीचर ने इसी को उठा लिया, समझा दिया कि ऐसा इसमें है, इसमें आना प्रत्यय लगाया गया है, मुख्य शब्द ये है, और फिर बच्चों से कह दिया कि इसके 4 और शब्द जरा बता दो। तो ये हो गया संदर्भ से व्याकरण को पढ़ाना। कितनी अच्छी बात है। वास्तव में व्याकरण पढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका यही होता है, सबसे बेहतरीन। कैसा? संदर्भ में व्याकरण, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम मिलता है मौका कि मतलब इस तरीके की क्लासेस आपको मिले। पहले व्याकरण पढ़ा दी जाती है, फिर उसका प्रयोग करना सिखाया जाता है। ये बहुत अनुचित और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर किसके परिचय पर बल दिया जाता है ये देखना है हमको। तो साहित्यिक विधाओं से, नोटिस कीजिएगा, पठन की प्रक्रिया, लेखन की प्रक्रिया, अलंकार व छंद, ये सब तो वो पहले से भी सीख के आया है ना। साहित्य की जो विधा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो ये आपका सही होगा। तो बेटा इस तरीके से अगर चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो 100% आप 30 आउट ऑफ 30 लेके आएंगे। और थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना है। पेशेंस नहीं रखोगे तो ये सीटेट का एग्जाम है, टोटल पेडागोजी बेस्ड आपका एग्जाम होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। सो आपको अगर वक्त नहीं देंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका स्कोर कम हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे संडे की क्लास में शाम को एक और सीडीपी कंटेंट के साथ और एमसीक्यूज करेंगे। तो प्लीज़ जुड़े, देखें और ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम ला रहे हैं सीडीपी की एमसीक्यू सीरीज, बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और प्रयास मेरा यही है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा पढ़ाए गए वहाँ पर दिखें। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए।